चले आगे बढ़े। तो क्या लिख लिया अपन ने भाई? हथियारबंद महिला अंगरक्षकों से क्या होता था? घिरा रहता था। लिखो, कुछ सैनिक चंद्रगुप्त मौर्य के पीछे या कुछ अंगरक्षक चंद्रगुप्त मौर्य के पीछे पेड़ लेकर चलते थे। तो ये बड़ा एक कंफ्यूजन पॉइंट होता है बच्चों कि सर ये बॉडीगार्ड्स पेड़ लेके कैसे चल सकता है? पेड़ का मतलब आप ऐसे मत समझिए कि बरगद का पेड़ उठाए हुए हैं, छोटे मोटे पेड़ हैं, झाड़ी नुमा पेड़ रहे होंगे, ठीक ना। कुछ अंगरक्षक इनके पीछे क्या लेके चलते थे? पेड़ लेके चलते थे, जिनमें ट्रेन्ड पैरेट्स, प्रशिक्षित तोते होते थे। तोते मतलब समझो, उस समय सीसीटीवी कैमरा नहीं होता था, उस समय ड्रोन कैमरे नहीं होते थे। भाई आज कहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जाते हैं तो ड्रोन कैमरे से क्या होता है? सर्विलेंस। तोते हमेशा चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर क्या रहते थे? मंडराते। अब ऊंचाई पर होंगे तो थोड़ा दूर से देख पाएंगे, और सब ट्रेंड तोते हैं। अगर इन तोतों को कहीं से लगा कि दूर से कोई चीज ऐसी है जो इनकी सिक्योरिटी में दिक्कत हो सकती है, तो तोते बोलते हैं। भैया देखा होगा घरों में राम राम सीता के अलावा बहुत बोलते थे, और ये पहले से आगाह कर देते थे कि कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। मतलब जहां जा रहे हैं आप, उस सिस्टम को क्या कर दें आप? रोक दें। ऐसी सिक्योरिटी एक महान राजा की हो सकती है। तो जिन पेड़ों पर क्या रहते थे? प्रशिक्षित तोते रहते थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर मंडराते रहते थे। और ये सारी बातें जो हैं, ये मेगास्थनीज की इंडिका में लिखी हुई मिली। ठीक, तो आप एज्यूम करिए, एक एक पिक्चराइजेशन एज्यूम करिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जब आएंगे तो पालकी पर है। पालकी किसकी है? सोने की है। उनके पीछे जो अंगरक्षक है वो सोने चांदी से सजे हुए किसमें बैठे हुए हैं? हाथियों में। कुछ अंगरक्षक क्या लेके चल रहे हैं उनके पीछे? पेड़ लेके चल रहे हैं, उसमें ट्रेंड पैरेट्स हैं, तोते हैं, जो हमेशा चंद्रगुप्त मौर्य की पालकी के ऊपर क्या करते रहते हैं? मंडराते रहते हैं। और ये सामान्य सुरक्षा नहीं है, ये सुरक्षा ऐसी है जो एक महान सम्राट की ओर कहीं ना कहीं हमें इशारा करती है। लास्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में यह लिखा है कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से, प्राचीर का मतलब बाउंड्री वॉल से यहां आप मान सकते हैं, एक विशाल प्राचीर से घिरा है या घिरा था, जिसमें 570 बुर्ज, बुर्ज का मतलब यह विंडोज है, जिसमें 570 बुर्ज, बुर्ज का मतलब यहां विंडो से आप लिख सकते हैं, एवं 64 द्वार थे। द्वार का मतलब यहां तोरण से, गेट से। सोच के देखो आप, एक बाउंड्री वॉल है जिससे घिरा हुआ है शहर, कितने विंडो? 570। और कितने गेट हैं? 64। मतलब 64 एंट्रेंस पॉइंट है उसमें। बड़े से बड़े शहरों में भी आप जाएंगे तो अलग अलग किले में यहाँ शहर बने हुए हैं, उनका मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार है, यहाँ 64 गेट है एंट्रेंस के लिए। इसकी भव्यता का अंदाजा हम कहीं ना कहीं इस चीज से लगा सकते हैं। आगे लिखिए, मुख्य किला, पाटलिपुत्र का मेन फोर्ट, मुख्य किला, या आप इसे राजा का महल भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेन किले में राजमहल ही होता था। लकड़ी एवं पत्थरों का बना हुआ था, जिसमें ज्यादातर लकड़ी का प्रयोग किया गया था। यह किला 2 से 3 मंजिला था। यह किला 2 से 3 मंजिला था। और किला काहे का था बोलो?
लकड़ी का किला कितने मंजिला? 3 मंजिल। बताओ, मंजिला घर बनाने के लिए पत्थर ज्यादा आसान रहता, लकड़ी ज्यादा आसान रहती है? पत्थर, ईंट ज्यादा आसान रहती है, लेकिन यहाँ लकड़ी से 3 मंजिला बना दिया गया। मतलब जो वास्तुकारी रही होगी वो भी अपने आप में एक टॉप क्लास की रही होगी। क्लियर है? तो ये सारी कहानी किसकी है? इंडिका की। इंडिका में याद रखिएगा, कोई ऐसे चलते फिरते अगर पूछ ले कि इंडिका में जो सबसे ब्रीफ जानकारी है वो हमें किसकी मिली है, बताएंगे पाटलिपुत्रा की। पाटलिपुत्रा का टाउन प्लानिंग, नगर व्यवस्था, सुरक्षा, चंद्रगुप्त मौर्य की सुरक्षा, ये सब कुछ कहाँ लिखी गई है? इंडिका में। अब ध्यान रखिए, अब जरा सोचो, अगर सेल्यूकस निकेटर ने सब पढ़ा होगा तो सोचा होगा ना, बिटिया का हाथ अच्छी जगह पे गया, दामाद जी बहुत बढ़िया जगह, फर्स्ट क्लास, ठीक है ना? और इतना बढ़िया आदमी, तो कई बार हो जाता है कि वो जो गया लड़का, जब 3-4 दिन के बाद जब आया, तो असली जानकारी कौन देता है? दुल्हन के साथ जो लड़का गया था, ये लड़की गई कि ये दीदी झूठ बोल रही है, वहां तो फालतू बातें हो रही थी, ठीक है ना? तो ये वास्तव में सीसीटीवी भेजी जाती है कि तुम बारीक बारीक चीजों पे क्या रखिए, निगरानी रखिए। और जब तक लड़का ससुराल में रहता है 3-4 दिन तक, उसके बाद जब बहू जाती है तो उस लड़के के साथ सभी बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं। कुछ लोग उन्हें कपड़े दिलाएंगे, कुछ फुल्की खिला रहे हैं, कुछ होटल में घुमा के लेके आ रहे हैं, ताकि माइंड एकदम क्या रहे, बढ़िया, और घर जाके केवल क्या करे, वो बड़ाई करे। समझ जाइए कि यहाँ भी कुछ ऐसा ही रहा, लेकिन इसमें जो लिखा वो कड़े पॉजिटिव पॉइंट्स में लिखा। कुछ विवाद लिख लीजिए आप, इंडिका के कुछ विवाद भी हैं जिसको लेकर इतिहासकारों का मत एक नहीं है। विवाद का मतलब यहाँ डिस्प्यूट से है, कॉन्फ्लिक्ट से है, ठीक है? जैसे आज कोई साइंस की किताब लिखे और साइंस की किताब में ये लिख दे कि हार्ट को, मतलब ब्लड को पंप करने का काम मुंह का था, बोले ये क्या फालतू बात है? मतलब इतनी सारी किताबें कह रही हैं कि ब्लड को पंप करने का काम किसका है? हार्ट का है। और ये सामने वाले ने क्या लिखा है? मुंह से पंप हो रहा है। कुछ विवाद भी है, विवादों के बारे में अभी हम लिखेंगे। और विवाद देखो, टीटी के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें तो सीधे सीधे क्वेश्चन। इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र के बाउंड्री वॉल में या प्राचीर में गेटों की संख्या कितनी थी, बुर्ज की संख्या कितनी थी, इंडिका का, ये बेसिक है। लेकिन जहां थोड़े से भी एडवांस लेवल में आप जाओगे, वहां विवाद की स्थिति कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। तो इसके पहले हम थोड़े बहुत इसके विवाद पढ़े। आपने इंडिका का जो डिस्क्रिप्शन लिखा है अभी 7-8 लाइन में, जरा उसे पढ़ लो आप सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। सारा रिवाइज नहीं करना, ध्यान रखिएगा ना। इंडिका के बारे में जितना लिखा है केवल वो चेक करो। सर्च पर ठीक, बता सकते हैं कुछ चीजें आप लोग? बताओ, सेल्यूकस निकेटर की पुस्तक का नाम क्या है? कंफर्म? सेल्यूकस निकेटर ने तो कोई पुस्तक लिखी ही नहीं। उसकी पुस्तक का नाम कार्नोलिया भी नहीं बोलना है, बेटी थी उसकी। इंडिका किसकी पुस्तक है बोलो? मेगस्थनीज। कौन था मेगस्थनीज? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत। या तो ये बोले, या तो ये बोले सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पहला यूनानी राजदूत। सब तो अगर सेटिंग बनाएंगे चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। और जब कुछ भी पढ़ लेना पड़े तो बस ऐसे समझ देना कि सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था किसी को, उसका नाम क्या था? मेगस्थनीज था, ठीक है? उसने जो पुस्तक लिखी उसमें सबसे अधिक वर्णन किसका किया उन्होंने? पाटलिपुत्र का किया। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी उस समय? मगध की राजधानी। और मगध की राजधानी के बारे में उसने इतनी इतनी बातें लिखी हैं, कई बार ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ होश वोश खिला दी हो। कि तुम एक काम करो, लिख दो, क्योंकि आने वाले समय कोचिंग में ही पढ़ाया जाएगा। लेकिन आज के समय में ऐसे कुछ प्रमाण, अब चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य के का जो किला है, मुख्य किला, वो चूंकि काठ लकड़ी का बना हुआ धराशायी हो गया, उसे कोई प्रमाण ही नहीं मिलते।
चलिए अब कुछ विवाद की बात कर लेते हैं कि इंडिका में क्या विवादित चीज है। और देखो हर जगह सब कुछ सही नहीं मिलता है, कुछ विवादित चीजें भी हैं। तो इंडिका, ध्यान रखिएगा, जो हम विवाद पढ़ रहे हैं उसमें हम इंडिका की तुलना किससे कर रहे हैं? अर्थशास्त्र से। यहाँ दो सोर्स है हमारे पास, एक है कौन सा? अर्थशास्त्र, और एक कौन सा है? इंडिका। हम जो विवाद पढ़ रहे हैं उसमें इंडिका की तुलना हम किससे कर रहे हैं? अर्थशास्त्र से कर रहे हैं। या फिर हम सीधे सीधे ये कहें कि हम मेगास्थनीज की तुलना किससे कर रहे हैं? चाणक्य से कर रहे हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट नोट करिए। सबसे पहले लिखिए, दास व्यवस्था को लेकर विवाद। दास का मतलब स्लेव। दास व्यवस्था को लेकर विवाद। सबसे पहले विवाद किस चीज को लेकर? दास व्यवस्था को लेकर। देखो पहले समझ लो आप बेसिक विवाद क्या। यहां दास का मतलब 2 मिनट के लिए आप किससे मान लो? नौकर से। ठीक है ना? नौकरशाही एक अलग वर्ड है, जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक अलग वर्ड है। एक बात बताइए, हमारे घरों में जो काम वाली बाई आती है या साफ सफाई वाले जो लोग आते हैं उससे हम कैसा व्यवहार रखते हैं? मतलब ऐसा, चल साफ कर इधर, साफ कर इधर, ऐसा? ये बड़े इज्जत के साथ। भारत में दासों को बड़ी इज्जत दी गई, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं, आज भी भारत में जो अलग अलग जगहों में काम करने वाले लोग हैं, कोई भी त्योहार आ जाए, घर के लोगों को कपड़े बाद में दिए जाएंगे, पहले उसकी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है ना? घर में जो काम वाली बाई आएगी वो पहले खुद के लिए चाय बना के पिएगी वो। बाकी पूछे तुम लोगों का मन है क्या पीने का? नहीं है, मैं तो पिएगी, है ना, मन है पीने का। ठीक है ना? उसके बाद अपने हिसाब से काम होगा। और जितना घर के बच्चों को काम वाली बाई डांटती होगी, उतना उनके मम्मी पापा डांटते उसको, क्यों रे टेडी बियर, चल भाग इधर से, गंदा कर रहा है। भारत में क्या रहा है कि भारत में हमेशा दासों की क्या रही है? इज्जत रही है। यूनान में क्या था, जहां का ये था मेगास्थनीज, वहां पता दासों को कैसे रखा जाता था? दासों के गले में जैसे कुत्ते का पट्टा होता है ना, दासों के गले में एक लोहे की जंजीर होती थी। जब काम करवाना होता तो जंजीर से बंधे हुए दासों को कहाँ निकाला जाता था? बाहर, एक कोठरी से बाहर निकालते थे। उनसे क्या करवाया जाता था? काम। एकदम काले, ना उनको नहाने का मौका है ना कुछ, एकदम काले काले वो दास होते थे सारे के सारे। काम हो गया, जीवन यापन के लिए जो कुछ खाना देना है खाना दिया, फिर कहाँ कर दिया उन्होंने? अंदर कर दिया उसे। मेरी बात समझ रहे हो? जब मेगास्थनीज यहाँ आया, तो चूंकि वो जहां से आया था वहां उसने दास ऐसे देखे थे, तो जब यहाँ आया तो यहाँ दासों के तो भौकाल है, जलवे। तो जब वो यहाँ आया तो उसने देखा कि यार यहाँ तो दासी नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ लोग काम कर रहे थे उसके माइंडसेट में जो चीजें थी उस हिसाब से उन्हें दास नहीं कहा जाता। तो आप ऐसे समझिए ना कि जैसे जिस घर से हम निकल के गए, समझिएगा इस बात को, जिस घर से हम निकल के गए, मान लीजिए हमारे घर में माता पिता जो है वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो माइंडसेट क्या है कि हम जिस भी दूसरे घर में जाएंगे हमें वैसी ही चीज देखने को मिलेगी। और जहां हमें ऐसी चीज देखने को नहीं मिली, वहीं कॉन्फ्लिक्ट होने क्या हो गए? शुरू हो गए। तो बताइए, क्या भारत में दास नहीं थे? थे। लेकिन मेगस्थनी जिन्होंने पहचाना क्यों नहीं? क्योंकि उसके देश में जो दास होते थे वो हमसे बिल्कुल क्या थे? अलग थे। वहां दासों की जो स्थिति थी यूनान में, बड़ी दयनीय स्थिति पे थे वो, जबकि यहां दासों की स्थिति क्या थी? बड़ी संपन्न स्थिति में मानी जाती है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो क्रॉस पॉइंट है ये लिख पाएंगे अपन? चलो, दासों की स्थिति को लेकर विवाद, पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट लिखो। देखिए, मेगास्थनीज एवं स्ट्रैबो के अनुसार, वर्ड लिखना थोड़ा फास्ट। मेगास्थनीज एवं स्ट्रैबो, स्ट्रैबो भी एक इतिहासकारी, मेगास्थनीज तथा स्ट्रैबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। तो दास व्यवस्था को लेकर मेगास्थनीज और दूसरे कौन से? स्ट्रैबो, इन्होंने क्या बोला है कि भारत में दास प्रथा थी ही नहीं। सीधा रिजेक्ट ही कर दिया इस बात। जबकि ऐसा नहीं है, आगे लिखिए, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं था। क्योंकि क्योंकि
मौर्य काल में दासों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि मौर्य काल में दासों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में कौटिल्य की अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के, कौटिल्य की अर्थशास्त्र में, कौटिल्य वही चाणक्य है ना, कौटिल्य की अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के, अंडरलाइन 9 प्रकार के, जहां लिखो अंडरलाइन कर लो, ये पीटी का सीधा क्वेश्चन बनता है। चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है? 9 प्रकार के दास, ठीक है ना। और याद रखिएगा, हिस्ट्री तभी मजेदार है जब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ साथ कंटेंट भी रेडी हो आपके। पता चला इतिहास में आप ज्ञान तो बहुत दे रहे हो कि वहां दास नहीं थे, वहां काले पीले थे, हमारे यहाँ भूरे नीले थे, ऐसा था, जंजीर था, ये था, खूब मजा आया पढ़ के, अरे हाँ यार ये तो ज्ञानी आदमी। फिर एक जरा सा क्वेश्चन आया पीटी में कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों का वर्णन किया गया, ये तो फालतू क्वेश्चन है, नहीं पास हो गया। वो चीज आपको पढ़नी ही पड़ेगी। आप पीटी तभी निकलेगा जब आप कंटेंट रेडी करके बैठेंगे। कहां से रेडी करें उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, इन कंटेंट्स की जो वैल्यू है वो मेंस में बहुत कम हो जाती है। मेंस में तो क्या, थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन थोड़े ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो चाणक्य की अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। एवं त्रिपटक में, अब त्रिपटक में पढ़ा चुका हूं आप सभी को, त्रिपटक का संबंध किस धर्म से है? बोलो। बौद्ध धर्म से। पढ़ा था हमने, सुत्त त्रिपिटक, विनय त्रिपिटक, अभिधम्म त्रिपिटक पढ़ा था ना। जबकि त्रिपिटक में 4 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। 4 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। यहां तक ठीक? तो बताइए, इस फैक्ट के अनुसार या इस कहानी के अनुसार जो दास व्यवस्था को लेकर विवाद है, उस विवाद में हम यहां किसकी जीत मान सकते हैं? चाणक्य की, क्योंकि वो यहीं के हैं, चीजों को समझते हैं। और जो दास व्यवस्था के बारे में मेगस्थनीज ने इंडिका में लिखा है, वो कहानी उतनी सही नहीं है जितनी की भारतीय समाज में थी। एक आखिरी लाइन लिखे, खत्म करिए, लिखिए। अशोक के अभिलेखों में भी अशोक के अभिलेखों में भी दास और कर्मकारों का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेखों में भी या अशोक के अभिलेखों में भी दास और कर्मकारों का, कर्मकार का मतलब यहां शिल्पियों से है, अलग अलग काम को करने वालों से है, कर्मकारों का उल्लेख मिलता है। ठीक, निष्कर्ष लिख लो, इसका कंक्लूजन लिख लो। ये मेंस के हिसाब से अपना 5 नंबर क्वेश्चन में बनता है। कंक्लूजन में इसमें क्या लिख सकते हैं, एक लाइन में लिखिए। यूनान में दासों की स्थिति, यूनान में दासों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। अत्यंत क्या थी? दयनीय थी। जबकि भारत में जबकि भारत में ऐसा नहीं था। जबकि भारत में ऐसा नहीं था। यही कारण है कि मेगस्थनीज ने यही कारण है कि मेगस्थनीज ने भारत में दास व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया है। दास व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया है। ठीक, उसकी कोई गलती नहीं उसमें। हाँ, भारत में भी अगर ऐसे रखा जाता तो बोलते कि जैसे हमारे यहाँ दास है वैसे यहां भी दास, लेकिन ऐसा नहीं। तो देखो, जब आप मुख्य परीक्षा के बारे में सोचोगे ना, थोड़ा सा आपको एक लेवल कहां सोचना है, ऊपर। अगर उसने ऐसा लिखा तो क्यों लिखा, उसके लिखने के पीछे का तर्क क्या था? क्या उसको भारत में दास नजर नहीं आए? और अगर नजर नहीं आए तो फिर ऐसा लिखना। ये सारे पॉइंट्स अपने क्लियर होने चाहिए। तो किसको लेकर विवाद हो गया? एक दास व्यवस्था को लेकर। अब लिखो,
समाज व्यवस्था को लेकर विवाद या सामाजिक व्यवस्था को लेकर विवाद। ठीक, तो इसके पहले हम सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करें। एक बार जो आपने दास व्यवस्था को लेकर मुद्दे लिखे जरा पढ़ लो, फटाक से रीड कर लो, फिर आगे बढ़ो। और याद रखिएगा मौर्य वंश को एकदम डेप्थ में जाके हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि एंसेंट हिस्ट्री से अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहीं से बनते हैं तो मौर्य डायनेस्टी से ही बनते हैं। इसलिए कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो पढ़ाई के दौरान हमारा छूट जाए। जो आपने इसमें लिखा है एक बार देख लीजिए, जो दास स्लेव सिस्टम को लेकर जो लिखा है उसके आगे बढ़ेंगे। चले आगे बढ़े। इसका पहले पॉइंट समझ लो क्या है। सामाजिक व्यवस्था को लेकर कुछ नहीं है, देखो दो लाइनें हमें इसमें लिखनी है, पहले समझ लो। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा है? 7। यूनान में क्या है, 7 का एक अलग इंपॉर्टेंस। सप्ताह के 7 दिन, वो ये वाला 7 का हिसाब किताब वहां बड़ा बढ़िया चलता है। तो भारतीय समाज को उन्होंने कितने भागों में बांट दिया? 7 भागों में। एक्चुअल में क्या होता था, जैसे वो किसी को देखता था लोहे का काम करते हैं, तो ये एक समाज, ये एक अलग ग्रुप। किसानों काम करते देखता था, ये एक अलग ग्रुप। शिक्षक ग्रुप देखता था, वो एक अलग ग्रुप। तो उसने जितने लोगों को काम करते हुए देखा जिस जिस प्रकार के, उन्होंने समाज में व्यवस्था के तौर पर उनको अलग ही ग्रुप मान लिया। जबकि उसे शायद ये नहीं पता था कि भारतीय समाज में जो व्यवस्था है वो वर्णात्मक व्यवस्था है, वर्ण के आधार पर समाज को क्या किया गया है, विभाजित। तो उसमें 2-2.5 लाइनें लिखनी है, अपने नोट करके लिखो। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया है, या 7 वर्णों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को, इंडियन सोसाइटी को कितने भागों में विभाजित किया है? 7 भागों। जबकि हमें ज्ञात है, जबकि हमें नॉलेज है इस बात का, जो भी लिखना हमें ज्ञात है कि भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था थी। भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था थी और समाज 4 वर्णों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ था? 4। वो 4 भाग आपको बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं। कौन थे 4 वर्ण, वो बताओ। कौन थे 4, बताओ भाइयों एवं बहनों। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बताइए आज भारतीय समाज के इन चारों वर्णों में बटा है। आज भारतीय समाज के बंटवारे का आधार क्या है? अरे बताओ भाव, क्या है आज? आज का हिसाब किताब क्या है? धर्म है। क्या बात, हमारे देश में विधि का शासन है भाई, संविधान की सर्वोच्चता है हमारे देश में आज। तो संविधान में क्या है, हम पंथ निरपेक्ष हैं। हमारे देश में आज हम किसका यूज करते हैं? पंथ निरपेक्षता का वर्ड यूज करते हैं ना। हमारा देश क्या किसी पंथ विशेष को मानता है क्या आज? ऐसा नहीं है। कि आज हमारे देश में शिक्षा पाने का अधिकार केवल कुछ खास लोगों को है क्या? सबको है। सब हर तरह की शिक्षा प्राप्त करते हैं, हर तरह के कार्य कर सकते हैं। तो भाई आज भारतीय समाज का जो एक क्लासिफिकेशन है वो संवैधानिक परिपृष्ठ के रूप में किया गया, लेकिन उस समय ऐसा नहीं। तो 4 वर्ण व्यवस्था याद रखिए। भारतीय समाज कितने वर्णों में बटा हुआ था? 4। अतः यह कहा जा सकता है कि सामाजिक विभाजन को लेकर भी मेगास्थनीज का विवरण सही नहीं। सामाजिक विवरण भी सही नहीं। ठीक, तो ये 2 विवाद हैं, याद रखिएगा। इन दोनों विवादों को कभी कभी आपसे मेंस में पूछ लिया था। क्वेश्चन क्या पूछेगा? मौर्य वंश की जानकारी के 2 प्रमुख स्रोत, चाणक्य की अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका की तुलना करते हुए विवादों की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना।
कि जब लिखने के लिए आपसे पूछा जाएगा ना, तो यहाँ ये आप लिखकर नहीं छोड़ सकते हैं कि इस फलाने के लेखक ये हैं और इसके लेखक ये हैं, इसने ये लिखा, इसने ये लिखा है। तो फिर वहां आपको बताना पड़ेगा कि विवाद का मेन मुद्दा जो है वो दो चीजों को लेकर है। एक कौन सा है, दास व्यवस्था को लेकर, और एक किसका वर्णन किया गया है, समाज में क्लासिफिकेशन। तो इन दोनों में बाजी किसने मारी बोलो, चाणक्य। लोकल है यहाँ के। मैं इतिहास की एक घटना आपको और बताता हूँ, बड़ी शानदार घटना थी। उसमें भी विदेशी और देसी इतिहासकारों के मतभेद मिलेगा। एक्चुअल में हुआ क्या, जब तुगलक वंश के शासक जो थे, तुगलक वंश के जो फाउंडर थे, गयासुद्दीन तुगलक, जब उनकी डेथ हो गई, जब उनकी मौत हो गई, तो आपने पढ़ा होगा मेडिवल हिस्ट्री में कि उनके बेटे ने एक लकड़ी का महल बनवाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और लकड़ी का महल ही भरभरा के कहा गिर गया, नीचे। और गयासुद्दीन तुगलक के साथ साथ, उनके पिता के साथ साथ, उनके जो भाई साहब थे, उनकी भी क्या हो गई, डेथ हो गई। अब उसको लेकर अलग अलग विवाद आते हैं सामने। जैसे जियाउद्दीन बर्नी साहब, बर्नी जो कि यहीं के दिल्ली के, तो उन्होंने क्या लिखा है कि भाई ये नॉर्मल एक एक्सीडेंट था, ऐसा कुछ भी नहीं। कि उन्होंने बनाया एक महल, आर्टिफिशियल बनवाया, और वो महल गिर गया और उससे उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। जबकि इब्न बतूता साहब जो थे, इब्न बतूता कहाँ का था, मोरक्को का था। वो 1333 में भारत आया था, 1333 में भारत आया। तो जबकि ये घटना कब की है, 1325 की घटना है, 8 साल बाद वो भारत आया। और उसने जो अपनी पुस्तक लिखी, इब्न बतूता ने जो अपनी पुस्तक लिखी, उस पे उसने क्या लिखा कि ये एक कॉन्स्पिरेसी थी, एक षड्यंत्र था ये, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक अपने पिता की क्या करना चाहता था, हत्या करना चाहता था। अब आप मुझे बताओ, दोनों के विवादों में, दोनों के विवाद को अगर हम अपने नजरिए से देखें, तो हम बर्नी का इतिहास सही मानेंगे या इब्न बतूता का सही मानेंगे? तो भाई बर्नी का इसलिए सही मानेंगे क्योंकि वो उस घटना के समय दिल्ली में ही था वो, और उसके सामने जो चीज हुई। आज हमसे कोई पूछे अरविंद केजरीवाल कैसा आदमी, तो हमें नहीं पढ़ने की जरूरत है, हम जितना सुनते हैं सुनने के हिसाब से बता सकते हैं हम कि अरविंद केजरीवाल ने जिन लोगों का विरोध करके, जिन लोगों को गालियां देके अपनी सरकार बनाई, आज समय पड़ने पर उन्हीं लोगों का समर्थन लेके वो राज्यों में क्या बनाने के लिए तैयार रहते हैं, सरकार। लेकिन पता चला आज से 200 साल बाद अरविंद केजरीवाल के बारे में किसी ने कुछ लिखा, तो केजरीवाल बड़ा भयंकर आदमी था, खतरनाक आदमी था, ऐसा था वैसा था। तो लिखी हुई चीजें, सुनी हुई बातें एक बार गलत हो सकती हैं, लेकिन जो चीजें अपने सामने घटित होती है ना, उनके बारे में उल्लेख क्या माना जाता है, सही। और अभी तो ठीक है, एक तीसरी पृष्ठभूमि भी वहां मिलती है। कुछ लोगों ने तीसरा एंगल भी निकाला है कि गयासुद्दीन तुगलक की जो डेथ हुई ना, वो वास्तव में दिल्ली में एक संत थे, निजामुद्दीन औलिया साहब, उनका श्राप था। क्योंकि उनके साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे, और वो जब बंगाल युद्ध करने गए, तो निजामुद्दीन साहब ने कह दिया कि हुनूज दिल्ली दुरस्त, आप दिल्ली, और आने से पहले उनकी क्या हो, भारत में ये भी एक नाटक। भारत में इतिहास के अलग अलग एंगल निकल के आते हैं कि नहीं, हमने बोला था कि तुम मत जाओ, जब तुम जा रहे थे तो हमने बोला था मंगलवार को उत्तर दिशा की ओर नहीं जाना होता है। देखो देखो, लड़ गए जाके। भारतीय इतिहास में तो एंगल मिलते रहेंगे, लेकिन आपको जो इतिहास समझना है, उसमें किसने क्या लिखा है, किसके बारे में क्या विवाद है, इतिहास को इस नजरिए से अगर हम देखेंगे तो थोड़ा हमारे लिए इजी रहेगा। हाँ, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बड़ा रहेगा आपके लिए, कि जब आपसे पूछा जाएगा तो बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी आप बता सकते हैं इसमें। भाइयों, यहाँ तक की कहानी क्लियर। तो चंद्रगुप्त मौर्य का दूसरा युद्ध भी पढ़ लिया हमने, लगे हाथ। कौन सा पढ़ा था बताइए, सेल्यूकस निकेटर के साथ। नोट लिखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को निपटाते हैं, लिखो। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया। ये मैं आपको जैनिज्म की क्लास में पढ़ा चुका हूं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था, जैन धर्म। और जैन धर्म इन्होंने, भद्रबाहु, इनका नाम लिख लो। ये जैन गुरु भद्रबाहु थे, मैंने आपको जैन धर्म की क्लास में ब्रीफ से लिखवाया इसके बारे में, ठीक है ना। इनको जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी, आचार्य भद्रबाहु ने। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो ले गए थे अपने साथ, कुछ याद है, लिखा था हमने। तो अकाल पड़ा था वहां, अकाल के चक्कर में ले गए थे अपने साथ, ठीक है ना। तो भद्रबाहु ने इनको जैन धर्म की क्या दी थी, दीक्षा दी। एंड 298 बीसी में, 298 बीसी में, कर्नाटका में जगह जगह का नाम क्या बोलो, श्रवण बेल गोला। यहाँ किसका गोला हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य साहब।
अंतिम दिनों में इन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और कर्नाटका के श्रवणबेलगोला में इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। कर्नाटका के श्रवणबेलगोला में इनकी क्या हो गई थी, डेथ। तो राजा कहाँ के थे, मगध। डेथ कहाँ हुई, कर्नाटका में। उसका कारण हम पिछली क्लासेस में डिटेल से पढ़ चुके हैं, याद रखेगा। तो ये इनकी बेसिक कहानी रही। अब इनको खत्म करते करते एक आधा पॉइंट और समझ लेते हैं। देखो, अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य समझे कहां से कहां तक था, तो बोर्ड साइड देखिए, समझिए इधर बोर्ड साइड देखो, लिखना शुरू। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो ईस्ट में, पूर्व में, इसकी शुरुआत कहां से होती थी, बंगाल से। नॉर्थ में अगर हम बात करें तो ये कहां तक था, ये कश्मीर तक। अब इसके प्रमाण हमें कैसे मिले वो भी हम लिखेंगे। अगर हम साउथ में बात करें तो साउथ में आज का कौन सा, कर्नाटक, मैसूर का क्षेत्र पुराने समय में, यहां तक। अगर मैं वेस्ट की बात करूं तो वेस्ट में ये वाला एरिया कहां तक, गुजरात तक। और अगर नॉर्थ वेस्ट में बात की जाए, उत्तर पश्चिम में अगर हम बात करें, तो नॉर्थ वेस्ट में आज का कौन सा एरिया, अफगानिस्तान। यहां तक इनका क्या था, शासन। आप समझ सकते हैं कि ये पूरा एरिया इंडिया में आ गया और नॉर्थ वेस्ट में हम पाकिस्तान और कहां तक निकल गए, अफगानिस्तान। अब हमें ये कैसे पता चला कि इनका ईस्ट में शासन बंगाल में था, वो हम कुछ लिखेंगे। जैसे पूर्व में कुछ अभिलेख मिले हैं जो बंगाल की जानकारी देते हैं। साउथ की कुछ किताबें हैं जो हमें यहां तक का प्रमाण देती हैं। वेस्ट के कुछ अभिलेख हमें गुजरात के जूनागढ़ जिले में मिले हैं, जिसके हमें प्रमाण गुजरात के मिलते हैं। और नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया तो हमने पढ़ ही लिया अभी कि उसमें उन्हें 4 क्षेत्र कहीं ना कहीं मिले थे। तो ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके से बना लो फटाफट। देखो कहां कहां तक क्षेत्रों में इनका शासन था, तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तक बना लीजिएगा। हेडिंग क्या कर लेंगे इसमें, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार, इसे लिख लो। पूर्व में बंगाल, पश्चिम में गुजरात, नॉर्थ में कश्मीर, साउथ में कर्नाटक, और नॉर्थ वेस्ट में आज वर्तमान का अफगानिस्तान। ठीक। अब इसी में अलग से हेडिंग ना करते हुए, जैसे यहां हमने लिखा ना ईस्ट में बंगाल, तो यही किनारे नोट करके लिखो। चंद्रगुप्त मौर्य के बंगाल विजय की जानकारी वहीं लिख लीजिए साइड में। चंद्रगुप्त मौर्य के बंगाल विजय की जानकारी महास्थान, ये टर्म याद रखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के बंगाल विजय की जानकारी महास्थान अभिलेख से प्राप्त होती है। और लिख के 2 स्टार लगा लो। कौन सा, महास्थान अभिलेख। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, महास्थान अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। लिख लिया, कौन सा अभिलेख, महास्थान अभिलेख। कहां की जानकारी, बंगाल विजय। आगे लिखो, दक्षिण विजय की जानकारी, अब यहां लिखो साउथ, यस। दक्षिण विजय की जानकारी तमिल ग्रंथ, तमिल ग्रंथ एहनानूर, तमिल ग्रंथ एहनानूर, एहना नूर, नूर का मतलब वैसे लाइट होता है। तमिल ग्रंथ एहनानूर एवं मुरनानूर, तमिल ग्रंथ है। एकदम दिमाग मत लगाइएगा ज्यादा इसमें, ऐसे नाम मिलेंगे। मुरनानूर, मुरनानूर लिख, एहनानूर और कौन सा, मुरनानूर से प्राप्त होती है। तो यहाँ 2 ग्रंथ याद रखना। इसके दक्षिण विजय की जो जानकारी है वो हमें 2 तमिल ग्रंथों से मिलती है। अब सोचो बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनाएगा तो क्या बनाएगा। प्राचीन भारत के इतिहास में तमिल ग्रंथों में
अहना नूर और मुरना नूर ग्रंथ में किस उत्तर भारतीय राजा की जानकारी दक्षिण विजय से संबंधित है? मुद्दा ये है कि पेपर में ही पहली बार ये ग्रंथ सुने गए कि हमने तो इतिहास पढ़ा कि वहां चंद्रगुप्त मौर्य ने तो हेलेना से शादी की ली थी। क्योंकि ये मनोरंजक बातें हैं। जब हम इतिहास में ऐसी बातें पढ़ते हैं तो हमें रोचकता आती है, मजा आता है हमें सुनने में। लेकिन पेपर में सर दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। हमने पढ़ा कि वो दुर्धरा का पेट काट के क्या निकाल लिया गया बच्चा, माथे में क्या लगी हुई थी एक जहर की बूंद। ये मनोरंजन की दृष्टि से सही है। आप इतिहास में से मनोरंजन के तौर पे पढ़ सकते हैं। आपको इतिहास में थोड़ा मजा आएगा ये पढ़ने में, लेकिन हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होंगे दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की किस पत्नी का पेट काट दिया गया, सोच के बड़ा अजीब लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनने चाहिए। ठीक है ना? तो दक्षिण ग्रंथ क्लियर है सभी को? आगे लिखो, अब इधर लिखो, गुजरात वाले साइड इधर लिखिए रुद्रदामन के। अब रुद्रदामन कौन था भी छोड़ दीजिए, ठीक है, मैं आगे आपको समझाऊंगा। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक का प्रदेश, सौराष्ट्र जगह का नाम है गुजरात में, है ना, सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर इसे अपने प्रत्यक्ष शासन के अधीन कर लिया। जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन का मतलब डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन कर लिया। सौराष्ट्र तक का क्षेत्र जीतकर इसे अपने प्रत्यक्ष शासन के क्या कर लिया था? अधीन। देखो मेरी बात सुनो इधर। पुराने समय में जो भी, इधर देखो बोर्ड साइड लिखना बंद कर दो। पुराने समय में जो भी राजा होते दो तरह का शासन करते। कितने तरह का? दो। एक होता था डायरेक्ट, एक होता था इनडायरेक्ट। एक होता था प्रत्यक्ष शासन, एक होता था अप्रत्यक्ष शासन। जहां लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, भाषा की प्रॉब्लम है, लोगों की प्रॉब्लम है। जैसे आपने सुना होगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, मध्यकालीन भारत में बहुत बड़ा नाम है। अलाउद्दीन खिलजी की जो डेक्कन पॉलिसी थी, दक्षिण नीति जो थी, वो डायरेक्ट नहीं थी, वो कैसी थी? इनडायरेक्ट थी। क्योंकि वहां लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी। वहां वो जितने भी युद्ध जीतता था, जैसे आपने अलाउद्दीन खिलजी में एक नाम सुना होगा, देवगिरी का युद्ध, सबसे ज्यादा उसने कहा लड़ाई लड़ी थी? देवगिरी में। लेकिन कभी भी उसने देवगिरी को जीतकर डायरेक्ट अपने शासन में नहीं मिलाया। उसने वहां के राजा को वो हराता था, उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता था, वहां का राजा वहीं का राजा बना रहता था, और जितनी भी वहां की इनकम होती थी उसका एक हिस्सा कहां भेजा जाता था? दिल्ली। उसका मानना था कि अगर उस क्षेत्र में जाके हमने डायरेक्ट शासन किया, भाई वहां की ना भाषा समझ में आ रही है, ना वहां के लोग समझ में आ रहे हैं, ना वहां का टैक्स सिस्टम समझ में आ रहा है, तो जो वहां का लोकल आदमी होगा वो उस क्षेत्र को बहुत अच्छे से चला पाएगा। और ये वही राजा कर सकते हैं जिन्हें अच्छी इकोनॉमिकल पॉलिसी की कहीं ना कहीं जानकारी रही हो। हमने यहाँ क्या लिखा है, अच्छे से आप शब्दों में ध्यान दीजिए कि इसने सौराष्ट्र क्षेत्र को जीतकर अपने डायरेक्ट या प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत उसे क्या कर लिया था? इसने मिला लिया। अब आप मुझे बताओ, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या? चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ गुजरात में जाके राजा बन के बैठेगा क्या? बिल्कुल नहीं। वो अपनी तरफ से किसी एक व्यक्ति को वहां क्या कर देगा? अपॉइंट कर देगा। अपनी तरफ से किसी एक व्यक्ति की क्या कर देगा? वो नियुक्ति कर देगा, जो वहां जाके शासन प्रशासन देखेगा। आगे लाइन लिखो, इसमें लिखो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल, राज्यपाल मतलब गवर्नर है। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल पुष्यगुप्त, इसका नाम अच्छे से लिखिएगा, पुष्प नहीं लिखना है। क्या नाम था इस राज्यपाल का? पुष्यगुप्त। ये नाम याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल पुष्यगुप्त ने यहां एक झील का निर्माण करवाया। ये झील बड़ी फेमस है भाई, इतिहास में कई बार पूछी गई। यहां एक झील का निर्माण करवाया। झील का नाम लिखो सुदर्शन झील। झील का नाम क्या लिखेंगे? सुदर्शन झील। और ऐसा कहते हैं इस झील का निर्माण राजकीय पैसे से हुआ। जो सरकारी पैसा था उस पैसे से इसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया। तो क्वेश्चन बताइए,
भारतीय इतिहास में सुदर्शन झील का उल्लेख भारत के किस राज्य में मिलता है? गुजरात में। इसका निर्माण किसने करवाया? बोलो भाइयों। पुष्पगुप्त। कौन था ये पुष्पगुप्त? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल। और पैसा किसका लगा था? मौर्य वंश का। इससे पता चलता है डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ देख रहा था वो, साउथ वाले क्षेत्र में। यहाँ तक की कहानी क्लियर। तो याद रखिएगा, ये वाला इलाका तो हम इंडिका से पढ़ चुके हैं कि भाई यहाँ तो इंडिका से हमें प्रमाण मिल गया है। यहाँ के लिए हमने कौन सा लिख लिया? जूनागढ़ अभिलेख। यहाँ के लिए हमने क्या लिख लिया? तमिल ग्रंथ। यहाँ के लिए क्या लिख लिया हमने? अभिलेख। कश्मीर तक की जानकारी हमें नॉर्मली जो बेसिक किताबें उससे मिल जाती हैं, और जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका है उसकी जानकारी हमें अलग अलग विदेशी इतिहासकारों के प्रमाण से मिल जाती है। अब जरा सोचो, मेंस में अगर यही क्वेश्चन आए और 5-6 नंबर में लिखने के लिए है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार को इतिहास के साक्ष्यों के आधार पर समझाइए, तो यही पॉइंट अपने को वहां लिखने होता है कि भाई उत्तर में सीमा यहां तक, दक्षिण में सीमा यहां तक, वेस्ट में यहां तक, और ईस्ट में यहां तक, और नॉर्थ वेस्ट में यहां तक, और इनको समझने के अलग अलग तरीके क्या। तो एक बार टैली करें देवी और सज्जनों, यहां तक ठीक बातें पकड़ में आ रही हैं? हाँ या ना? समझ में आ रहा है? और नहीं भी आएगा तो कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास, है ना? और वैसे भी हिस्ट्री है, हिस्ट्री में समझने के लिए कुछ नहीं होता, सुनने के लिए होता है, बस आप सुनते जाइए। हाँ, नाम ऐसे होते हैं कि आपको धीरे धीरे रिवाइज करना पड़ेगा तब जाके नाम याद होंगे। तो एक बार क्वेश्चन किया जाए, बताओ नॉर्थ में कहां तक शासन था इसका, बोलो। उत्तर में कहां तक शासन था? विदिशा तक, कश्मीर तक, कहां तक था? और साउथ में कहा? कर्नाटका। और ईस्ट में कहां तक? बंगाल तक। वेस्ट में कहां तक? गुजरात तक। और नॉर्थ वेस्ट में तो छोड़ ही दो आप, उधर कहां निकल गया वो? अफगानिस्तान का क्षेत्र। और इसके सोर्स हमारे पास मौजूद है कि नहीं? अलग अलग चीजों के मौजूद है। तो आप एक बार बिना देखे बताना, नहीं बोर्ड से नकल मत मारना। बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य के बंगाल विजय की जानकारी हमें किससे मिलती है? महास्थान अभिलेख किससे मिलती है? बोलो, किससे मिलती है? कहाँ की जानकारी? बंगाल विजय की जानकारी। और दक्षिण विजय की जानकारी अभिलेख से मिलती है, ग्रंथों से मिलती है? कौन सा ग्रंथों से मिलती है? अहनानूर और मुरनानूर, ये तमिल ग्रंथ है जिससे हमें दक्षिण विजय की जानकारी मिलती है। पश्चिम भारत में विजय की जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। रुद्रदामन एक शक राजा था, उसने एक अभिलेख लिखवाया जिसका नाम जूनागढ़ अभिलेख, संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। संस्कृत भाषा में भारत का लिखा गया पहला और सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है। इस अभिलेख में उसने क्या लिखवाया कि सौराष्ट्र को जीतकर प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत रखा, और यहाँ एक राज्यपाल थे जिसका नाम क्या था? पुष्यगुप्त, जिसने किस झील का निर्माण करवाया? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। इतना अगर चंद्रगुप्त मौर्य से याद है तो मैं इस बात की गारंटी तो नहीं लेता कि मतलब इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, सारे क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे, लेकिन सामान्यतः पेपर में इसके बाहर का क्वेश्चन गया नहीं है कभी भी। हाँ, अगर हम केवल बेसिक पढ़ के चलें, अगर हम केवल इतना पढ़ के चलें जो हमने नॉर्मल लिखा था कि जब हम शुरू कर रहे थे इसे, कहा इधर, अब आप इसे ढंग से देखो, इस पे हमने 4 चीजें लिखी कि भाई मौर्य वंश का संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की सहायता से इसने मौर्य वंश की क्या रखी? नींव रखी। इसका प्रधानमंत्री कौन? चाणक्य। और कब से कब तक शासन किया? 222 से 200। मतलब मैं पूरी गारंटी ले सकता हूं कि पेपर में जो भी क्वेश्चन आएंगे इसके अलावा ही आएंगे जो आएंगे। फिर इतना तो आप जनरली वैसे भी पेपर में बता सकते हो, नॉर्मली हम सुनते भी रहते हैं, और इसके आगे अगर उसने कुछ पूछा तो फिर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट पड़ेगा। चले, इसके समय की एक और बड़ी फेमस किताब है जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। इसके बारे में देखो उस पॉइंट ऑफ। तो यहां से इंडिका और अर्थशास्त्र सोर्स के हिसाब से पूरे हो जाएंगे, और हमारे पास कहानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार किया जाएगा। अर्थशास्त्र के बारे में लिखते हैं कुछ पॉइंट, लिखो। मौर्य वंश के प्रशासन को जानने का सबसे अच्छा स्रोत, मौर्य वंश के प्रशासन का मतलब यहां एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मौर्य वंश के प्रशासन की जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र है। इसमें मैं आपको 2 चीजें समझाऊंगा, ठीक है ना, और 2 ही चीजें पेपर में आती है इसमें। पहले मैं कुछ बेसिक बात बता, इधर देखो बोर्ड साइड, इस किताब में किसी भी चंद्र मतलब किसी भी मौर्य वंश के राजा का नाम नहीं लिखा, ध्यान रखिएगा। इस पुस्तक में मौर्य वंश के किसी राजा का नाम नहीं लिखा हुआ है।
इस पुस्तक में उनकी कोई फैमिली प्लानिंग नहीं लिखी गई है। इस पुस्तक में कोई उनका बेटा-बेटी नहीं लिखा गया है। इस पुस्तक में केवल ये लिखा गया है कि प्रशासन को कैसे चलाया जाए। एक राजा की भूमिका क्या होती है, एक मंत्री की भूमिका क्या होती है, एक सेना की भूमिका क्या होती है, ये सारी चीजें इस पे लिखी हुई हैं। इसलिए याद रखिएगा, पुस्तक का नाम जरूर अर्थशास्त्र है, लेकिन इस पुस्तक का संबंध पैसे से नहीं है। इस पुस्तक का संबंध किससे है? प्रशासन से है। किससे है? प्रशासन से है। और कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर जब प्रशासन से है तो पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र क्यों? क्योंकि अर्थ का मतलब तो पैसा होता है। तो इन्होंने ये बताया है कि एक बड़े प्रशासन को चलाने के लिए एक अच्छी अर्थव्यवस्था का होना क्या है? जरूरी है। बिना एक अच्छी अर्थव्यवस्था के एक बड़े साम्राज्य की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए पुस्तक का टाइटल इन्होंने क्या दिया है? अर्थशास्त्र दिया है। क्लियर है सभी को? अर्थशास्त्र में कोर बातें क्या है? बोलो। अर्थव्यवस्था के बारे में या प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में? ध्यान रखिएगा, ये पेपर में पूछ जाता है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? अर्थव्यवस्था, प्रशासन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मेन विषय वस्तु जो है वो क्या है? प्रशासन है। अब हम अर्थशास्त्र के, अब इसमें अध्याय अध्याय में हम नहीं जाते कि 15 अध्याय थे, इतने फालतू बातें नहीं आता पेपर में। अर्थशास्त्र की जो दो काम की बात है उसमें हम दो सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। पहला लिखो सप्तांग सिद्धांत, जो सबसे जरूरी है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जो इसमें पहला कौन सा सिद्धांत? सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग का संधि विच्छेद कर दो तो 7 अंग, ऐसा कुछ। किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए चाणक्य ने कितने अंग बताए हैं? 7। इससे बना है कौन सा? सप्तांग सिद्धांत। और एक और हम पढ़ेंगे मंडल सिद्धांत, राज्य मंडल सिद्धांत। पीसीएस में खूब पूछा गया क्वेश्चन इससे। राज्य मंडल सिद्धांत। आप बस इतना ही सोच लो कि अगर वो पेपर में बस इतना पूछ ले कि राजमंडल सिद्धांत का संबंध किस पुस्तक से, नहीं सुना पेपर में, तुक्का मारा जा सकता है, लेकिन मंडल सिद्धांत आज भी इफेक्टिव है। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। मंडल सिद्धांत के अनुसार आज भी जो चीजें हो रही हैं एकदम काम की हो रही है।